नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वी के नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्जाम स्पेशल्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास लेकर एक बार आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। क्लासेस लगातार प्रोवाइड करवाते आ रहे हैं। उम्मीद है आप हमारे साथ समय से जुड़े हुए होंगे। अगर इसी क्लास से जुड़े हैं तो रिसेंट हमने 5 से 6 क्लासेज आपको और दी है, उनको भी ज़रूर देखें। पूरे भारत में ITI आधारित किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ये। कोई पर्टिकुलर पोस्ट के नाम से नहीं है। फिर भी अगर आप बारक इलेक्ट्रिशियन का एग्ज़ाम देने वाले हैं, UPPCL TG2, हरियाणा लाइनमैन के सहित और भी कोई भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन देखना, स्पेशल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए तैयार किए हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आएंगे। डिटेल के साथ कारण सहित आपको उत्तर भी बताएंगे, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का अपडेट और कंटेंट इस चैनल पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में हर मंडे फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं जो कि पूरी तरह से कंपटीशन एग्ज़ाम पर आधारित होता है। आइए आज की क्लास से शुरू करते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, सारे एक एक क्वेश्चन को देखना और समझना। कुछ ना कुछ नया ज़रूर सिखाएंगे आपको। कुछ जो फैक्ट होते हैं जो आपने पढ़ रखे होते हैं, जैसे पहला सवाल आपके सामने है। बहुत सारे बच्चों का दिमाग जो है यहाँ आज खुलने वाला है। सवाल क्या है आपके सामने? RLC पैरेलल परिपथ है और इस समांतर सर्किट में जब इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज़्यादा हो तो परिपथ का पावर फैक्टर कैसा होगा? ध्यान से सुनिएगा माय डियर, यहाँ पर एक नहीं टोटल 3 प्रश्न बनते हैं। तीनों क्वेश्चन को आपको आंसर कारण सहित देना है। पहला सवाल कि जब सर्किट में समांतर दिया हुआ हो तब कैसे करेंगे। दूसरा सवाल जब श्रेणी क्रम यानी सीरीज दिया हुआ हो तब कैसे करेंगे। और तीसरा जब ना समांतर लिखे और ना श्रेणी लिखे तब कैसे करना है। ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे बच्चों का सवाल या पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा होता है, उन्होंने केवल एक चीज़ पढ़ रखी होती है कि अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस अधिक है तो परिपथ का पावर फैक्टर लैगिंग कर दिया करो। मान लेते हैं वो कि वो सही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। XL XC से अधिक हो तो पावर फैक्टर लैगिंग भी होगा और पावर फैक्टर लीडिंग भी होगा। माय डियर, आपको दोनों तरीके से समझना है। कौन सा कब होता है मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब पर्टिकुलर सीरीज और समांतर लिख देता है तो आपको याद करना है, ये वाली जो कंडीशन हमारी अप्लाई होती है ये सीरीज सर्किट पर लागू होती है और ये वाली जो हमारी कंडीशन है वो समांतर में लागू होती है। अब सब बच्चे सोच रहे होंगे कि इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान ज़्यादा है लेकिन परिपथ का पावर फैक्टर लीडिंग कैसे हो सकता है। ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका भी है, लीडिंग पावर फैक्टर आएगा इसका। लेकिन मैं आपको कारण बता देता हूँ आप क्या सोच रहे होंगे, इसके पीछे लॉजिक है। दरअसल श्रेणी और समांतर में एक फैक्टर सबका कॉमन होता है तो पावर फैक्टर दूसरा डिसाइड करता है। हमें परिपथ में करंट और वोल्टेज के बीच डिफरेंस को देखना होता है। तो एक सर्किट में वोल्टेज को फिक्स रखते हुए हम धाराओं को आगे या पीछे दिखाते हैं और एक सर्किट में हम धारा को फिक्स रखते हुए वोल्टेज को आगे या पीछे दर्शाते हैं। तो हमें ये देखना होता है कि किसके सापेक्ष दिखाया जा रहा है। अब एक चीज़ आप सबको ध्यान में हो कि अगर परिपथ सीरीज का है ना तो इंडक्टर और कैपेसिटर की धाराओं का मान बराबर होगा, चाहे XL XC का मान कितना ही हो। तो ये तो फैक्टर यहाँ डिसाइड नहीं करेगा। तो श्रेणी क्रम में VL और VC डिसाइड करते हैं कि परिपथ का पावर फैक्टर कैसा होगा। इसलिए इनमें से जिसका मान ज़्यादा होता है ना वही परिपथ का पावर फैक्टर होता है। श्रेणी क्रम में इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा होगा तो इंडक्टर पर ड्रॉप ज़्यादा होगी, इसलिए परिपथ इंडक्टिव होगा। लेकिन अगर पैरेलल है तो समांतर में क्या होता है कि VL VC तो बराबर है, वोल्टेज तो इंडक्टर और कैपेसिटर को बराबर मिलेगी ना। तो फिर वहाँ पर परिपथ का पावर फैक्टर जो है वो करंट डिसाइड करती है और जिसकी धारा ज़्यादा होती है पावर फैक्टर उसी का ज़्यादा होगा। अब जब XL का मान ज़्यादा है तो VL/XL करेंगे, VC/XC करेंगे। VL VC तो बराबर था, जिसका मान ज़्यादा है धारा उसकी क्या होती है, कम होती है। यानी समांतर में अगर XL XC से बड़ा है तो धारा IC की ज़्यादा होगी। कुल मिलाकर के इतना सा देख लो, श्रेणी क्रम में हम डिसाइड कर लेते हैं कि X किसका ज़्यादा है और समांतर में हम ये देखते हैं कि I किसका ज़्यादा है। तो यहाँ पर कैपेसिटर में अधिक धारा चलेगी, इसलिए परिपथ का पावर फैक्टर लीडिंग होगा। इसका आंसर ये आएगा। अगर ये श्रेणी क्रम होता तब लैगिंग होता। श्रेणी समांतर नहीं लिखे, कुछ भी नहीं लिख रहा है, केवल इतना दे रहा है कि XL XC में क्या संबंध है,
तब फिर आपको श्रेणी वाला ही उत्तर करना है। तो ये है 3। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। पूरी डिटेल से क्लास आपको क्वेश्चन के साथ बताए जा रहा हूँ। बहुत तक ज़्यादा उम्मीद है कि आपको आंसर जो है वो तरीके से समझ में आ रहा है। आपको भी समझ आ रहा है तो लाइक वाला बटन ज़रूर दबाएंगे। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करेंगे। अगला सवाल देखो, एक वोल्टेज सोर्स जिसकी आंतरिक प्रतिबाधा 6+8 J8 ओम है, लोड को अधिकतम शक्ति के लिए भार की प्रतिबाधा कितनी होनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, भार को अधिकतम शक्ति तब मिलती है जब सोर्स इम्पीडेंस लोड इम्पीडेंस के बराबर हो, यानी आंतरिक प्रतिबाधा बाहरी प्रतिबाधा के बराबर हो। लेकिन दूसरी शर्त ये भी होती है कि अगर, ध्यान से समझिएगा, सोर्स की इम्पीडेंस कैपेसिटिव है तो लोड की इम्पीडेंस इंडक्टिव होनी चाहिए। अगर सोर्स की इम्पीडेंस इंडक्टिव है तो फिर लोड की कैपेसिटिव होनी चाहिए। अब पहला सवाल तो ये कि सोर्स की इंटरनल इम्पीडेंस कितनी है? 6+J8 ओम। इसको बोलते हैं कंजुगेट समीकरण या इक्वेशन बोल सकते हो आप। इसका मतलब सेम वही होता है, R² + X² का अंडर। तो 6 और 8 को जब आप निकालेंगे ना तो ये हमारा आंसर आएगा 10 ओम। यानी इतना तो फिक्स हो गया कि 10 ओम वाला उत्तर सही होगा, तो डी तो नहीं होगा, काट दीजिए। अब बात ये है कि इम्पीडेंस ये इंडक्टिव है कि कैपेसिटिव, ये पता नहीं लग रहा। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर ये निशान प्लस का है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, और अगर माइनस का है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। सोर्स हमारा इंडक्टिव है, इसलिए लोड जो है वो कैपेसिटिव होना चाहिए, यानी 10 ओम कैपेसिटिव उत्तर हो जाएगा। 10 ओम धारिती है, 10 ओम कैपेसिटेंस प्रकार की लोड की इम्पीडेंस होनी चाहिए। बताओ सवाल समझ में आया क्या? कोई समस्या नहीं है किसी को? बहुत अच्छे से पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताऊँ? इससे ज़्यादा और आसान चीज़ें तो क्या ही होगी आपके सामने। सवाल सुनो, निम्न में से किस परिपथ का पावर फैक्टर इकाई नहीं है? इकाई नहीं है ये पूछा है। देखो, शुद्ध रेजिस्टिव परिपथ का इकाई, डीसी परिपथों का सदैव इकाई, प्योर इंडक्टिव सर्किट है इसका 0 होता है, रेजोनेंस परिपथों का इकाई। परिपथ को रेजोनेंस कब बोलते हैं? जब XL और XC बराबर हो जाए, रेजोनेंट कहलाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से उत्तर आपको सी करना है। और करंट और वोल्टेज के बीच में यहाँ पर फेज अंतर 90 डिग्री है, जबकि इन तीनों में फेज अंतर 0 डिग्री है। ठीक है, प्योर इंडक्टिव सर्किट। इसके अलावा एक ऑप्शन और भी आ सकता है, वो है प्योर कैपेसिटिव सर्किट के बारे में। ठीक है, तो इन दोनों का पावर फैक्टर जो है हमारा वो 0 होता है, बाकी इकाई होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 4th क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा का प्रभावी मान निम्न में से किसके बराबर होता है? ज्यावक्रीय को इंग्लिश में हम सिनुसोइडल वेव बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट यानी AC को बोलते हैं। प्रभावी मान को हम शॉर्ट में बोलते हैं RMS मान, और RMS मान साइन वेव AC का 0.707 होता है ना? कितना होता है? 0.707। अब वो कह रहा है कि इसे अगर आप पावर फैक्टर में बदलते हैं तो इसका मान कितना आएगा? तो कोस में अगर आप थीटा के साथ देखते हैं तो कोस में 0.707 जो आता है वो आता है 45 डिग्री का। किसका आता है? कोस 45 का। तो इसमें से तो कोई भी ऑप्शन नहीं बनेगा, करेक्शन हो जाएगी बाद में, कोई बात नहीं। आपको बस याद रख लेना है, क्योंकि पेपर में आएगा तो वो तो ऑप्शन देंगे, नहीं देंगे तो फिर सबके लिए कटेगा, है ना? क्वेश्चन ही डिलीट हो जाएगा, ऑब्जेक्शनेबल रहेगा। कोस 45 आपको इसका उत्तर करना है, याद रह जाएगा ना सबको? कोस 45 डिग्री, क्योंकि RMS मान 0.707 होता है और वो कोस 45 के बराबर है। अगला सवाल देखो, प्रत्यावर्ती सर्किट यानी AC है, वास्तविक शक्ति की गणना करनी है, जहाँ पर वोल्टेज का मान भी दिया हुआ है और करंट का मान भी हमें दिया हुआ है। देखो ध्यान से, पहली बात तो ये
कि साइन के साथ लिखे हुए हैं तो मैक्सिमम मान है, आरएमएस मान ज्ञात करते, लेकिन यहाँ देखो कोस के साथ लिखा हुआ है। दरअसल साइन और कोस के बारे में एक चीज़ कहा जाती है कि जब जब साइन बढ़ता है तो कोस घटता है। बताते हैं कि ये घड़ी के पेंडुलम की तरह होते हैं, है ना, एक आगे जा रहा है तो दूसरा उसके पीछे आ रहा है, एक इधर आ रहा है तो दूसरा उसके पीछे आ रहा है। साइन और कोस दोनों इस तरह से दिखा दे तो ये यूँ कह रहा है कि साइन 0 डिग्री पर है, तो फिर सिंपल सी बात है कि कोस कहाँ पर है, 90 डिग्री पर है। साधारण भाषा में समझना है। और अगर देखा जाए तो दोनों में 90 डिग्री का जब डिफरेंस है करंट और वोल्टेज के बीच में, तो परिपथ का पावर फैक्टर कितना है, 0। और अगर पावर फैक्टर 0 है तो क्या आपको वास्तविक शक्ति कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, नहीं, क्योंकि ऐसी सर्किट में हम VI cos phi करते हैं और VI cos phi में cos phi रखते हैं पावर फैक्टर को, जो कि 0 है, तो वास्तविक शक्ति का मान भी 0 है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर डी करना है। बताओ बात समझ में आई क्या? कोई समस्या नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कर ही देंगे आई होप। अगला सवाल देखो, अल्टरनेटर के स्टेटर कोर निर्माण के मामले में को छोड़कर बाकी सभी स्टेटर स्लॉट के प्रकार है। ऐसे स्टेटर में स्लॉट 3 तरह के होते हैं। सेमी क्लोज, जिनको हम सीलिंग फैन वगैरह में यूज करते हैं। वाइड ओपन, यानी पूरी तरह से चौड़े और खुले, टेबल फैन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। क्लोज, आर्मेचर वाइंडिंग हो गई, एसी मोटरों का स्टेटर हो गया। जिग जैग प्रकार की कोई वाइंडिंग नहीं होती, स्लॉट नहीं होता है, तो ये हम यहाँ कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो अल्टरनेटर में जिग जैग नाम का स्लॉट नहीं होता। ए ऑप्शन के साथ आपको जाना है जी। अगले सवाल पर आइए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देखो, नेमा किसी भी इंडक्शन मोटर को रेटेड किस आधार पर करता है और किस में व्यक्त करता है। 2 ऑप्शन है हमारे पास। हमारे मोटर की जो रेटिंग होती है वो किलोवाट में भी होती है और एचपी में भी होती है। कौन कौन कैसे कैसे डिसाइड करता है और उसका हम क्या क्राइटेरिया लेते हैं या क्यों सेलेक्ट करते हैं या कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहले तो एक नेमा है और दूसरा है हमारा BIS। ठीक है, इसका पूरा नाम है नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन और ये हमारा इंडिया का ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक संस्थान। नेमा के बारे में ये कहा जाता है कि ये मोटर्स को एचपी में रेटिंग देते हैं और उसके फ्रेम साइज़ के आधार पर देते हैं। तो हमारा यहाँ पर डी उत्तर होगा, यानी ये मोटर के बाहरी फ्रेम को देते हैं। जैसे अपने हम बात करें मोटरों को, तो हम देखते हैं कई बार मोटर का साइज़ होता है 90L, 100M, 120L, यानी एक मोटर 3.7 किलोवाट की है लेकिन वो 100M की है, मोटर 3.7 किलोवाट की है लेकिन 120L है। तो ये दोनों मोटरें एक दूसरे पर रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती, इनके फाउंडेशन मैच नहीं होंगे, फाउंडेशन वाले चारों बोल्ट जो है उनका होल मैच नहीं होगा, डायमेंशन मैच नहीं होगी, कहीं ना कहीं इनमें क्या डिफरेंस होता है। अब रेटिंग सेम है 3.7 किलोवाट, आरपीएम सेम हो सकती है, करंट सेम हो सकता है, सब क्राइटेरिया सेम है, लेकिन फ्रेम की साइज़ अलग हो गई, डायमेंशन अलग है, अब नहीं लगेगी। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं डिसाइड करने के। डी ऑप्शन के साथ जाएंगे हम, फ्रेम और एचपी। ठीक है, अगला सवाल देखो, नीचे दिए गए चित्र में परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए, यानी इम्पीडेंस पूछा है। जब रेजिस्टेंस 30 ओम और प्रतिघात 40 ओम है। मैं बना देता हूँ, आपको शायद डायग्राम पूरा दिखाई नहीं दे रहा, मैं इस तरह बना देता हूँ। ये है RL पैरेलल परिपथ, एक रेजिस्टेंस बनाया हुआ है ऐसे और एक इंडक्टर बनाया हुआ है ऐसे, दोनों को AC वोल्टेज दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, ये बता दिया 30 ओम, ये बता दिया 40 ओम, और अब अपन से पूछा गया है कि इम्पीडेंस बताइए। ध्यान से सुनिएगा माय डियर, अगर ये सीरीज सर्किट में होता देन आपका आंसर 50 ओम हो जाता, लेकिन अभी 50 ओम मत कर देना, क्योंकि पैरेलल परिपथ के बारे में एक स्टेटमेंट हमारा आज भी फिक्स है। कौन सा? कि परिपथ का कुल प्रतिरोध
सर्किट के मिनिमम प्रतिरोध से भी कम होगा। इम्पीडेंस क्या होता है? संयुक्त प्रतिबाधा। हमारे दो अलग अलग R और X है तो इनका मान R से भी कम होगा, इतना तो कन्फर्म है, यानी उत्तर 30 ओम से कम आएगा, ये तो मैं बता देता हूँ आपको। अब 30 ओम के कम के ऑप्शन देखो हमारे सामने 3 आ गए, तो कैसे डिसाइड करें? तो इसके 2 तरीके होते हैं ज्ञात करने के। एक तरीका तो वही लगा दो जो हम वहाँ पैरेलल में लगाते आए हैं, R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2, यानी 2 प्रतिबाधाएं होती है उनको निकालते हैं। बट यहाँ पर क्या होगा सॉरी कि R1 R2 नहीं है, हमारे पास क्या है? R और X है, तो R इंटू एक्स करेंगे। दूसरी बात, हम इनको AC है इसलिए जोड़ के मामले में भी सीधा नहीं जोड़ते, हम इनका सदिश योग या वेक्टर योग करते हैं। इस तरीके से हल कीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। बताओ बात समझ में आई क्या? जब भी हल करेंगे आपका उत्तर आई थिंक 24 ओम आएगा। मिलान कर लेना, ये फॉर्मूला तय हो गया है, उत्तर इसी के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन ज़रूर करना और मुझे बताना उत्तर आपका भी इतना ही आ रहा है क्या। कैलकुलेशन में हो सकता है मान ऊपर नीचे आ रहा हो, मैंने बताया वैसे ही 24, तो फॉर्मूला वही है, कैलकुलेशन करके उत्तर का मिलान कर लेना। सवाल देखो, इनमें से कौन सा वितरण प्रणाली योजना का प्रारूप नहीं है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का प्रकार नहीं है। सिंपल सवाल पूछा है। जनरली हम पढ़ते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारे सामने 3 तरह से आते हैं। कौन कौन सा है? रेडियल प्रणाली भी है, रिंग प्रणाली भी होती है, इंटरकनेक्टेड सिस्टम भी होता है, जिसका हम दूसरा नाम क्या लिखते हैं? ग्रिड कनेक्टेड या ग्रिड सिस्टम के नाम से जानते हैं। यानी 2 स्टेट आपस में जुड़े जाते हैं, जैसे राजस्थान और यूपी आपस में होता है। तो स्टार वाला नहीं आएगा क्योंकि ये नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रकार है, यानी इसमें लाइनें जुड़ने का ऑप्शन नहीं, इसमें कंप्यूटर या नेटवर्क जुड़ने के ऑप्शन होते हैं। स्टार, रिंग, बस, मेस और हाइब्रिड 5 प्रकार की टोपोलॉजी होती है। यूपीपीसीएल वाले बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर के सवाल आते हैं आपके यहाँ पर। तो ये टोपोलॉजी जो है वो नेटवर्क कनेक्टिविटी का प्रकार होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं है। ठीक है, देखो सवाल क्या पूछ रहा है 9वें में कि एक धारा परिणाम यंत्र, इंग्लिश में बोलते हैं सीटी, शॉर्ट में पूरा नाम होता है करंट ट्रांसफार्मर, की सहायता से उच्च प्रत्यावर्ती धारा का मापन करता है। यानी सीटी जो होता है वो हाई एसी करंट को कैसे मापन करता है? देखो इतना तो कन्फर्म है, हाई एसी धारा का मापन करेगा। इंडक्शन मीटरों के साथ ऑक्सिलरी यानी सहायक के रूप में काम में लेते हैं अपन। याद रखना सीटी की सेकेंडरी का स्टैंडर्ड होता है हमेशा कि या तो 1 एम्पियर की होगी या 5 एम्पियर की होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीटी की सेकेंडरी का रेटिंग कितना होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और याद रखना या 5 एम्पियर या 1 एम्पियर है, मीटरिंग और प्रोटेक्शन के लिए काम में आती है। 2 यूजेज होते हैं। देख लो यहाँ पर ऑप्शन क्या दिए, एसी पर काम में लेते हैं इसलिए डीसी वाले तो जितने भी ऑप्शन है वो काम में आएंगे नहीं। इंडिकेटर दिया हुआ है, इसकी हमें फिर कोई मतलब नहीं है। यानी स्टैंडर्ड 5 एम्पियर रेंज का एसी का एक मीटर होगा जिससे हम क्या करेंगे, धारा का मापन करेंगे। कैसे मापन देता है और वो सबका पता ही होगा आपको, याद रखना। नहीं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, CTR इंटू एम्पियर मीटर की रीडिंग, यानी सीटी का अपना एक रेशो होगा। जैसे 3200/5 की सीटी है, 1200/5 की सीटी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 1200 एम्पियर को 5 एम्पियर में ये सीटी जो है वो स्टेप डाउन करने वाला है। सीटी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आएगा ज़रूर। और अपने ITI तो क्या टेक्निकल में इसमें इंजीनियरिंग तक सवाल आते हैं, ITI वाले तो पूछेंगे ही पूछेंगे। न्यूमेरिकल है अगला सवाल, देखो क्या कह रहा है कि किसी प्रेरणिक कुंडली का प्रतिरोध क्या है, यानी इंडक्टिव कॉइल है उसका रेजिस्टेंस पूछा है। जब वो 240 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पर 5 एम्पियर की धारा लेती हो। थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे लगता है अधूरा है। अधूरा कैसे है, पावर फैक्टर नहीं बताया है, इंग्लिश में है, सॉरी। इंग्लिश की तरफ जब हम देख रहे हैं तो ये रहा 0.8 पावर फैक्टर दिया हुआ है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि I = V/R वाला फॉर्मूला लगाकर R = V/I कर देते हैं, क्योंकि उनको परिपथ में वोल्टेज और करंट दोनों बड़ी आसान भाषा में दिखाई देते हैं।
लेकिन माय डियर याद रखना ये AC सर्किट है, इसलिए V/I करने से R नहीं Z आता है, और Z का मतलब होता है इम्पीडेंस। हम क्या करेंगे, सबसे पहले V/I को हल करके Z ही निकालेंगे, क्योंकि दूसरा हमें जो दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है पावर फैक्टर, और पावर फैक्टर होता है R/Z। पावर फैक्टर दिया हुआ है, इम्पीडेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो फिर हमें प्रतिरोध निकालना आसान हो जाएगा। बताओ बात समझ में आई क्या? पहला काम क्या करेंगे, V/I करेंगे। वोल्टेज कितना दिया है 240, करंट कितना दिया है 5 एम्पियर, इसको हल कर रहे हैं, ये आ रहा है 48 ओम। मिलान कर लेना साथ में, तरीका बता रहा हूँ मैं तो खाली। उत्तर न्यूमेरिकल के हमेशा क्रॉस मैच करवाया करो भाई, मैथ में कैलकुलेशन गलत हो सकती है, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ पहले ही, ठीक है। बहुत बड़ा धुरंधर नहीं हूँ, आपको पहले ही बता रहा हूँ, तो कैलकुलेशन अपनी अपनी होती है सबकी। 48 ओम ये आ गया आपका Z। तो अब हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस निकालना है। इसके लिए फिर क्या फॉर्मूला बनेगा, पावर फैक्टर इंटू Z, क्योंकि पावर फैक्टर बराबर R/Z था, R ज्ञात करेंगे तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 0.8 × 48 करना है, कैलकुलेशन करके देखना, मेरे हिसाब से B उत्तर आना चाहिए, 38.4 ओम आना चाहिए। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। आ सकता है पेपर में, इस तरह के सवालों को नकारा नहीं जा सकता। क्वेश्चन देखो 11वां क्या कह रहा है, स्टार संयोजन में VRY और VRN में क्या संबंध है। अब देखो इसने थोड़ा सा आपको कंफ्यूज किया है, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज स्पष्ट नहीं लिखा, कोई बात नहीं। R और Y क्या होते हैं, दो फेज होते हैं, इसका मतलब ये है लाइन वोल्टेज, क्योंकि दो फेजों के बीच मापी गई वोल्टेज क्या होती है, लाइन वोल्टेज। R और न्यूट्रल, एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में मापा है, यानी ये है हमारा फेज वोल्टेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यही देखेंगे कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में क्या संबंध है। तो लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का √3 गुना अधिक होता है, तो √3 गुना मल्टीप्लाई कहाँ किया हुआ है पहले तो ये देख लो। इसमें देखो बराबर बता रहा है, इसमें देखो 1/3 का भाग दे रहा है, इसमें सीधा 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो फिर उत्तर क्या हो गया, A। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सवाल है। इसके करंट का भी याद रखना, पूछ सकता है स्टार में लाइन करंट और फेज करंट में क्या संबंध है, तो दोनों बराबर होती है। इसी तरह की चीज़ें आएगी, बस है ना। डेल्टा का भी याद रख लेना, डेल्टा में अगर ये सवाल होता तो फिर लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होती, उस समय आपको इसी क्वेश्चन में C उत्तर सही करना होता, राइट। आइए अगले सवाल पर। एम्पियर मीटर, वाट मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, पावर फैक्टर, ये सभी किस प्रकार के मीटर है। तो याद रखना ये सब के सब इंडिकेटिंग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट है। इंडिकेटिंग को हिंदी में हम सूचक मापी यंत्र बोलते हैं। इनमें सूचक होता है और सूचक को हम पॉइंटर भी बोल सकते हैं, यानी ये सारे के सारे सुई वाले मीटर है। क्या पहचान होती है या क्या काम होता है इनका, तो ये हमेशा किसी वैद्युतिक राशि के तात्कालिक मान का मापन करते हैं। तात्कालिक मान का मतलब होता है एट प्रेजेंट वैल्यू क्या चल रही है। लाइक एम्पियर मीटर है तो ये हमें बताएगा कि अभी हमारे लोड जो चल रहा है इसकी करंट कितनी है। ये हमें ये नहीं बता सकता कि थोड़ी देर पहले कितनी थी, आपने अगर टाइम पे रीडिंग नोट नहीं करी तो आपको नहीं पता लगेगा। दूसरी बात, ये भी नहीं बता सकता कि अगले आधे घंटे बाद क्या होने वाला है, जबकि आजकल हमारे पास इंड्यूस्ड पावर के लिए एक मीटर आ गया है जिसे मैक्सिमम केवी डिमांड मीटर बोलते हैं, जो हमें अपकमिंग 30 मिनट का पावर डिमांड के बारे में बताता है, जो कि पावर सेक्टर कंपनीज यूज़ करती है। अभी तो हमारा D उत्तर होगा, खैर इंडिकेटिंग आएगा, ठीक है। अगला सवाल क्या दिया है, भूमिगत केबल के निर्माण के संदर्भ में सही क्रम क्या है। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, आजकल इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने लग गए। सिंपल सी बात है, सबसे पहले जिस भाग में से धारा चलती है हम उसे कोर बोलते हैं। कोर के ठीक ऊपर PVC का इंसुलेशन चढ़ा हुआ होना चाहिए, यानी अचालक होना चाहिए। अगर HT केबल है या EHT केबल है तो उस पर होता है अंतर्भरित कागज़, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रेग्नेटेड पेपर, ठीक है। तो कोर, इंसुलेशन, इंसुलेशन के ठीक ऊपर होता है हमारा बेडिंग, है ना, सॉरी बेडिंग नहीं, मेटालिक शीथ, धात्विक कवच बोलते हैं उसे, मेटल का। और धात्विक कवच के ऊपर होती है बेडिंग, बेडिंग के ऊपर होती है आर्मरिंग। सर्विंग सबसे लास्ट में होती है,
तो पकड़ कर लेते हैं, या तो कि पहला भाग कोर होना चाहिए, सब में कोर दे दिया, प्रॉब्लम हो गई। लास्ट वाला देखो सर्विंग होना चाहिए, तो इसमें भी सर्विंग है, इसमें भी सर्विंग है, इसमें भी सर्विंग है, ये नहीं आएगा। मिलान कर लो बाकी सारा। यहाँ देखो आर्मरिंग नंबर 3 पर दे दिया, ये नहीं होगा। इंसुलेशन, मेटालिक सीट, बेडिंग, आर्मरिंग सर्विस, डी ऑप्शन में ही सही है भाई ये तो सारे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ देखो कोर के बाद सीधा ही मेटालिक सीट दे दिया, जबकि इंसुलेशन आना चाहिए था। और यहाँ क्या कर दिया, बेडिंग बाद में लिख दिया, सर्विंग पहले ही लिख दिया, और आर्मरिंग बताया ही नहीं बी में। मान लेते हैं चलो आर्मरिंग तो ना भी हो, क्योंकि अगर फ्लेक्सिबल केबल है तो आर्मरिंग तो नहीं होगी, लेकिन कोर, इंसुलेशन, मेटालिक सीट के बाद में बेडिंग आएगा, और बेडिंग के बाद सर्विंग आएगा। वहाँ प्रॉब्लम कर दी इसने। आर्मरिंग तो नहीं हो तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या किया, आर्मरिंग को पहले ले लिया। डी उत्तर सही रहेगा, खैर जिनका भी सही है एकदम सही चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आइए 14वें सवाल पर। आर एल यानी रेजिस्टिव इंडक्टिव सर्किट है, उसका समय क्या होगा, नहीं समय नहीं है, सॉरी करंट पूछ रहा है ये, समय नहीं। क्वेश्चन में बहुत एरर है भाई, टाइप मास्टर, कोई बात नहीं। धारा कितनी होगी जब समय 0 हो। देखो भाई सिंपल सी बात है, कैपेसिटर हो या इंडक्टर हो, अगर टाइम 0 है तो करंट या वोल्टेज भी 0 ही होगी, क्योंकि हमें तो टाइम चाहिए। कैपेसिटर हो या इंडक्टर हो, 5 टाइम लेता है पूरी तरह से एक्टिव होने में। प्रथम 1 टाइम में वो 63% होता है, और लास्ट में वो 99.99% होता है। जब टाइम 0 है तो करंट हो चाहे कैपेसिटर की वोल्टेज हो, आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। तो बस प्रिय विद्यार्थियों इतना ही है, यहीं रोकेंगे आज की क्लास। पसंद आई हो तो लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कीजिए, और इसकी PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हो सके तो इस क्लास को शेयर ज़रूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।